नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज राष्ट्र की बात में बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की नई टीम की। कल मोदी मंत्रिमंडल का मेगा विस्तार हुआ। कुछ पुराने और कुछ नए मिलाकर 43 मंत्रियों ने शपथ ली। आज मोदी के तमाम नए मंत्रियों ने अपना कार्यभार संभाल लिया। सबसे पहले जरा उनकी तस्वीरें देख लीजिए। यह देखिए, नए नए मंत्री अपने नए मंत्रालय में कार्यभार संभालने पहुंचे। इनमें नारायण राणे सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम यानी एमएसएमई मंत्रालय का कार्यभार संभालने पहुंचे। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्रालय और संचार मंत्रालय का काम संभालने पहुंचे। किरेन रिजिजू कानून और न्याय मंत्रालय जब पहली बार पहुंचे अपने मंत्रालय में, उनका स्वागत हुआ। हरदीप पुरी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का काम संभालने पहुंचे। जी किशन रेड्डी पर्यटन संस्कृति मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास का मंत्रालय, यह उन्होंने संभाल लिया। भूपेंद्र यादव श्रम रोजगार और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय संभालने पहुंचे। अनुराग ठाकुर सूचना प्रसारण और युवा मामले और खेल मंत्रालय संभालने पहुंचे। आरसीपी सिंह इस्पात मंत्रालय संभालने पहुंचे। पशुपति पारस, उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय संभाल लिया। मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय पहुंचकर उन्होंने भी काम संभाल लिया। तो ये जो सारे नए मंत्री हैं, कुछ पहली बार मंत्री बने हैं, कुछ का प्रमोशन हुआ है, कुछ के मंत्रालय बदले गए हैं, सब ने अपना नया काम आज संभाल लिया। इसके अलावा भी तमाम और भी नए मंत्री हैं, क्योंकि बदलाव बहुत सारे हुए हैं। सब ने अपनी नई जिम्मेदारी संभाल ली है। कार्यभार संभालने के बाद ये मंत्री क्या बोले, जरा ये भी सुन लीजिए। ही उनके विजन में बहुत बड़ा हिस्सा है और प्रधानमंत्री जी का विजन रेलवे के लिए जैसे जन जन तक ट्रांसफॉर्म हो लोगों की लाइफ, एक आम आदमी, एक गरीब, एक वंचित, एक किसान, पिछड़े से पिछड़े व्यक्ति को भी रेलवे के बेनिफिट मिले, ऐसा उनका बड़ा विजन है। तो इस विजन के लिए मैं काम करूंगा और प्रधानमंत्री जी के विजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए मेहनत करूंगा। सूचना प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से हम कैसे और जन जन तक पहुंच पाएं और क्या क्या काम जो पीछे मुझसे पूर्व बहुत बड़े लोगों ने यहाँ पर किए हैं, उनको मैं भी आगे बढ़ा पाऊँ। वहीं दूसरी ओर जो जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है, मैं उस पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो भरोसा जताया, उस पर खरा उतरना और देश के लोगों के अपेक्षा है, आकांक्षाएं हैं, उसको पूरा करने के लिए हमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और जब आदमी दिल लगा के काम करेगा तो मैं मानता हूं कि अच्छा रिजल्ट आ सकते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि भरोसा उन्होंने मुझ में जताया और मैं उस भरोसे पर खरा उतरूंगा। और देखिए, ऊर्जा के क्षेत्र में तो हम लोग की सरकार ने आमूल परिवर्तन ला दिया है। जो पहले का ऊर्जा क्षेत्र था और आज का ऊर्जा क्षेत्र है हमारे देश का, उसमें आमूल परिवर्तन है। जहाँ जहाँ जो कमजोरी है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, उसको दूर करने के। सो पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल का यह पहला विस्तार है। यह मेगा विस्तार था। माना जा रहा है कि आजाद भारत के इतिहास में ऐसा किसी सरकार में इतना बड़ा विस्तार नहीं हुआ। स्वाभाविक है, बहुत सारी खास बातें भी हैं, वो भी जल्दी से आपको बता देते हैं। ये जो विस्तार हुआ है, इसके बाद 7 महिला सांसदों ने शपथ ली है। कुल 7, यानी कि अब कुल 11 मंत्री हो गई हैं जो महिला हैं। 2 महिला कैबिनेट मंत्री भी हैं। इसके अलावा 27 मंत्री ऐसे हो गए हैं जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं। 5 कैबिनेट मंत्री पिछड़ा वर्ग से आते हैं। 12 मंत्री एससी समुदाय से आते हैं। 2 कैबिनेट मंत्री एससी समुदाय के हैं। 8 मंत्री एसटी समुदाय से आते हैं और 3 कैबिनेट मंत्री एसटी समुदाय से आते हैं। यही नहीं, नई टीम मोदी में कितने पढ़े लिखे मंत्री हैं, यह भी आपको दिखा देते हैं। 13 वकील हैं इस बार। 13 वकील, 6 डॉक्टर हैं, 5 इंजीनियर हैं, 7 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, पूर्व नौकरशाह हैं, 4 पूर्व सीएम हो गए हैं और 18 पूर्व राज्य मंत्री हो गए हैं। इसके अलावा भी कई और खास बातें हैं जो मोदी के इस मंत्रिमंडल में देखने को मिली हैं। दरअसल अब मंत्रिमंडल का मौजूदा औसत उम्र 58 साल हो गई है, 58।
पहले ये 61 साल थी, यानी मंत्रिमंडल की औसत उम्र 3 साल कम हो गई है। 50 से कम उम्र के 14 मंत्री हैं, जबकि कैबिनेट में 50 से कम उम्र के 6 मंत्री हैं। नई टीम मोदी में सबसे युवा हैं निशीथ प्रामाणिक, जो सिर्फ 35 साल के हैं। 7 राज्य मंत्रियों का कद इस बार बढ़ाया गया है, जबकि 12 मंत्रियों की छुट्टी हुई है। यह हम आपको कल से बता ही रहे हैं। सबसे खास बात यह कि मंत्रिपरिषद में 36 नए मंत्री हैं, 36। और इसी के साथ अब मोदी के मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या हो गई है 78। इस विस्तार में कई बातों को तरजीह दी गई है। चुनावी राज्यों पर ध्यान रखा गया है। आपको पता है अगले साल यूपी में चुनाव होने हैं। इसके मद्देनजर यूपी से 7 नए चेहरे प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल किए हैं। कौन कौन से, वो भी जरा देख लीजिए जल्दी से। यूपी से जो चेहरे आए हैं उनमें मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर हैं, राज्यसभा सांसद BL वर्मा हैं, आगरा के सांसद हैं SP सिंह बघेल। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि यूपी में अगले साल चुनाव है। खीरी से सांसद हैं अजय मिश्र टेनी। इसके अलावा मिर्जापुर से सांसद और अपना दल की अनुप्रिया पटेल भी हैं, वो भी आ रही हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। जालौन से सांसद हैं भानु प्रताप वर्मा, इसके बाद भानु प्रताप वर्मा, और आखिर में जो नाम आता है वो है महाराजगंज से सांसद पंकज चौधरी का। ये वो तमाम चेहरे हैं जो अब टीम मोदी का हिस्सा बन गए हैं। मोदी के इस मेगा मंत्रिमंडल विस्तार में विपक्षियों ने खूब निशाना साधा है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने हमला करते हुए कहा, जरा देख लीजिए ट्विटर पर अखिलेश ने क्या लिखा। अखिलेश कह रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में मंत्री या मंत्रालय बदलने से बीजेपी सरकार ने खुद स्वीकार कर लिया है कि वो हर क्षेत्र में नाकाम रही है। जरूरत केवल डिब्बे बदलने की नहीं है, यह भी लिख रहे हैं अखिलेश ट्विटर पर, बल्कि पूरी ट्रेन बदलनी चाहिए। अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर हमला। बीजेपी ने सरकार चलाने का नैतिक अधिकार खो दिया है। देश और प्रदेश में बदलाव की लहर है, यह लिख रहे हैं अखिलेश यादव। इधर यूपी में अपनी सियासी जमीन तलाश रहे असदुद्दीन ओवैसी भी लगातार यूपी का दौरा कर रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज लखनऊ में ओम प्रकाश राजभर और असदुद्दीन ओवैसी की मुलाकात हुई। भागीदारी संकल्प मोर्चा में शामिल दोनों ही नेताओं ने यूपी चुनाव के लिए अपनी अपनी रणनीति पर चर्चा की। इस दौरान ओम प्रकाश राजभर ने कहा, जो मजबूत सीटें हैं उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, अभी यह तय नहीं है कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। साथ ही महंगाई को लेकर बीजेपी पर हमला बोलते हुए राजभर ने कहा, जिस उम्मीद के साथ प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाई गई थी वो सारी की सारी पूरी नहीं हुई। इस मुलाकात के दौरान ओवैसी ने भी योगी सरकार पर हमला किया। ओवैसी बोले, कोरोना काल में योगी सरकार फेल हो गई, लोग नहीं भूलेंगे कोरोना से कितनी मौत हुई। साथ ही ओवैसी ने यूपी में मुस्लिमों की लिटरेसी रेट पर भी सवाल उठाया। 12 महीने से भागीदारी संकल्प मोर्चा पूरे प्रदेश में अपना काम कर रहा है। भागीदारी संकल्प मोर्चा में 10 दल के लोग हैं। हम 2 भाई यहाँ इकट्ठे हैं, आपके सामने हैं, और हम लोगों की साफ साफ सोच है। अभी जो भ्रम आप लोगों के दिमाग में है 100 सीट 50 सीट, अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम लोग धरातल पे अपने अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। सीटों के संबंध में हम लोग बैठ करके उसको तय कर लेंगे, अभी समय उसमें। सिर्फ हम लोग अपने अपने विधानसभा जहां जहां जिसको तैयारी कर रहे हैं, जो मजबूत सीटें हैं वहां जो लड़ना चाहते हैं वो पार्टी अपना काम कर रही है। मुस्लिम माइनॉरिटी उत्तर प्रदेश में 58% है। इसका जिम्मेदार कौन है? ओवैसी है। अगर आज उत्तर प्रदेश में ड्रॉप आउट रेट बच्चों का सबसे ज्यादा अगर है मुस्लिम माइनॉरिटी और दलित का, हम जिम्मेदार। तो यानी असदुद्दीन ओवैसी बार बार अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना लगा रहे हैं। राष्ट्र की बात में हमारा आज का सवाल बहुत सिंपल, बहुत सीधा। मोदी ने बना ली 2024 की टीम, और दूसरा 2022 में मोदी योगी को कौन रोकेगा? अखिलेश रोकेंगे, कांग्रेस रोकेगी, बहुजन समाज पार्टी रोकेगी, या फिर असदुद्दीन ओवैसी, या फिर सब मिलकर? राष्ट्र की बात में आज जल्दी से मेहमानों से परिचय करा दूं। बीजेपी से आज राजीव जेटली आए हैं, कांग्रेस की तरफ से आलोक शर्मा आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गए,
समाजवादी पार्टी से राजकुमार भाटी को आप देख रहे हैं, आरजेडी की तरफ से नवल किशोर हैं और संगीत रागी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आरएसएस के विचारक भी रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। राजीव जेटली, आपसे शुरू कर रहा हूं। राजीव जेटली, कहा यह जा रहा है कि 2022 और 2024 की टीम तय हो गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री को और आपको डर था कि अब जो पहली अग्नि परीक्षा 22 में और उसके बाद 24 में फाइनल वाली आने वाली है, उसमें कहीं आप बहुत ज्यादा पिछड़ ना जाएं। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए टीम में इतने आमूल चूल परिवर्तन किया गया है। राजीव जेटली, क्या सही है? असली निशाने पर 22 और फिर 24 है? ऐसा होता है क्या मानक जी? जब मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो वो चुनावों के मद्देनजर होता है, चुनावों के हिसाब से होता है। 12 राज्य भी ऐसे भी हैं जिनके अंदर जहां से मंत्री लिए गए हैं वहां तो कोई चुनाव नहीं है। तो किस तरीके से चुनावों के मद्देनजर ये बात रखी जाती है कि 22 की तैयारी, 24 की तैयारी? हम तो तैयारी में रहेंगे हमेशा, हमारी तैयारी में कभी कभी नहीं रहेगी। हम चाहो 24 घंटे काम करते हैं, 24 घंटे हम तैयार रहते हैं। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं अपने मंत्रियों से रात को नींद नहीं लेनी है, जब कहें तब काम के लिए बाहर निकले। तो तैयारी तो हमारे मतलब प्रोफाइल आप का ये कह रहे हैं चुनावों को देखते हुए टीम नहीं बनाई गई है? नहीं, चुनावों को देखते हुए टीम, अगर टीम बनाई जाती तो 12 राज्यों से क्यों बनाते हैं? 12 और राज्य ऐसे हैं जहां से हमने मंत्रिमंडल में सदस्य लिए हैं, जहां के मंत्री बनाए गए। अगर चुनावों के मद्देनजर होता तो पूरे के पूरे मंत्री हम उत्तर प्रदेश के बना देते। और पूरे कैसे बना देते? क्या बात कर रहे हैं? पूरे कैसे बना देंगे सारे यूपी के? कमाल कर रहे हैं आप। नहीं, आप ही तो बोल रहे हैं मुझे, आप ही ने मुझे कहा कि 2022 और 24 के हिसाब से बनाई गई है, तो मैंने आपसे यही इसी बात का जवाब दिया। राजीव जेटली, एक तो मुझे लगता है कि सारे के सारे प्रवक्ताओं को एक स्टैंड लेकर आना चाहिए। कल मेरे साथ आप ही के प्रवक्ता आरपी सिंह कह रहे थे कि हमने, देखिए चुनाव आ रहे हैं, उन्हें भी ध्यान में रखते हुए ये सब बदलाव हम कर रहे हैं। आलोक शर्मा भी थे, वो बता देंगे, यही आरपी सिंह कह रहे थे कल। वो कह रहे थे देखिए भाई, चुनाव भी आते हैं, पार्टी में जरूरत पड़ती है, इसीलिए ये सब बदलाव किए जाते हैं। आप कह रहे हैं चुनावों को देखते हुए टीम नहीं बनाई गई है? नहीं, आपने मुझसे कहा कि क्या आपने तैयारी कर ली है। मैंने आपसे कहा देश के प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों से जो अपेक्षा करते हैं वो उसमें उस अपेक्षा पे वो खरे उतरते हैं और उसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हाँ। और हमेशा जो तैयार रहते हैं वो केंद्र में सेवाओं के लिए तैयार रहते हैं। और यहाँ जो सत्ता है ना हमारी, जिसे सत्ता कहा जाता था, वो तो शब्द ही खत्म कर दिया हमने। अब तो ऐसा एहसास होता है कि अब आपको जो काम करना है वो उस काम को आगे बढ़ाना है जो आपको दिया गया है। पहले आप पता क्या होता था, जब कोई मंत्री बनता था, कुर्सी पे बैठता था, ठंडी सांस लेता था, आहा अब बन गया मैं मंत्री, अब मेरा राज होगा। आज जब मंत्री कोई बनता है तो उसकी उस दिन से टेंशन शुरू हो जाती है कि अब मुझे काम करना पड़ेगा, अब मेरे ऊपर अतिरिक्त बोझ आ चुका है, अब मुझसे मुझे प्रधानमंत्री की अपेक्षाओं पे खरा उतरना पड़ेगा, मुझे 24 घंटे जागना पड़ेगा, मुझे काम करना पड़ेगा। तो दो बातें हैं, अब तो ठंडी सांस नहीं ली जाती, अब टेंशन बढ़ जाती है आपकी। क्योंकि हमारी राजनीतिक पार्टी के अंदर, भारतीय जनता पार्टी में, हमने कल्चर को ही बदल दिया बिल्कुल। हाँ। वो कल्चर नहीं रह गया कि अब मंत्री बनेगा तो उसकी सत्ता शुरू हो गई, मंत्री बना मतलब उसके आगे पीछे गाड़ियां चलनी शुरू हो गई। मंत्री ने कहा आ जाओ अब अपने चेले चपाट। अखिलेश यादव, रणदीप सुरजेवाला, आपके विरोधी कह रहे हैं डिब्बे बदलने से अब क्या होगा, अब बहुत देर हो चुकी है, अब गाड़ी बहुत निकल गई है, गाड़ी छूट गई। अब हमारी गाड़ी छूट गई है, उनके पास तो गाड़ी नहीं है। हमारी गाड़ी की बात कर रहे हैं, वो लोग गाड़ी की बात कर रहे हैं जो खुद रेंग रेंग के चल रहे हैं, जिनके पास बैलगाड़ी है उसमें टायर नहीं है। अरे भाई, हम देखिए अलग टाइप से, माना जी थोड़ा सा हम अलग, बिल्कुल सोच ही बदल चुकी है। ये जो पहले होता था ना, आज से लगभग 15-20 साल पहले जो इस तरह की राजनीति चलती थी, अब राजनीति की परिभाषा बदल दी हमने। हाँ। अब हमारे लिए नहीं, हर किसी के लिए चुनौती पैदा कर दी हमने। अब जो भी राजनीतिक पार्टी होगी उसे काम करना पड़ेगा, और जो हमारे विपक्ष में होगी उसे भी काम करना पड़ेगा। अगर कोई हमारे विपक्ष में काम नहीं करेगा तो वो केवल टीवी की विंडो में नजर आएगा, खिड़कियों में, वो जमीन पर नजर नहीं आएगा। तो मतलब मैं गलत कह रहा हूं कि 2022 और 2024 पर निगाहें थी और इसीलिए ये कैबिनेट का इतना लंबा चौड़ा विस्तार किया गया है, जिसमें यूपी से इतने सारे मंत्री बनाए गए हैं, फिर महिला मंत्रियों की संख्या बढ़ाई गई है, फिर SC, ST, OBC, उसके बाद बहुत युवा चेहरे शामिल किए गए हैं, जिनमें डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, बहुत सारे। तो ये जो कवायद है, इसे आप चुनावों की तरफ बिल्कुल नहीं देख रहे हैं? कोई चुनाव इसमें क्राइटेरिया नहीं है? परफेक्शन, युवा सोच, एनर्जी, डेडिकेशन, कमिटमेंट, और जब ये सारी चीजें मिल जाएंगी तो चुनाव तो हमारे पक्ष में ही आएगा। और जब इसके अंदर समावेश होगा सभी लोगों का, हर किसी जाति का, हर किसी क्षेत्र का,
हर किसी इंटरेस्ट का, तो हमारे फेवर में आएगा। मैं समझ गया। अगर हम काम करेंगे तो लोग हमें वोट करेंगे। ओके, जब हम मैं काम समझ ही गया। नहीं करेंगे तो लोग हमें क्यों मैं समझ गया, और मैं आपकी मजबूरी समझता हूं। आप रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपकी मजबूरी है, आप एक पॉइंट के बाद नहीं बोल पाएंगे। संगीत रागी की कोई मजबूरी नहीं है, संगीत रागी खुलकर बोल पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं संगीत रागी ईमानदारी से बताइएगा, क्या एक निगाह यूपी पर और 2024 पर नहीं थी ये टीम बनाते हुए प्रधानमंत्री की? संगीत रागी, देखिए, आप प्रधानमंत्री की जो टीम में परिवर्तन आया है, आप उसका विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के क्या सोच करके बनाया था यह निर्णय के साथ बताना तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जोखिम काम है। आप मीडिया के लोगों को पहले सारी चीजें मिल जाती थी, किसे कौन मंत्री बनने वाला है, कौन किसका लॉबी का है, किसके खेमे का है। मुझे लगता है कि ये आजाद भारत के इतिहास में, चूंकि मैं ना ही बात पहले का नहीं कह सकता, लेकिन मैं करीब 30 साल से भारतीय राजनीति को पढ़ रहा हूं, लिख रहा हूं, तो एक प्रधानमंत्री की स्पष्ट छाप कि मुझे कौन सा मंत्री चाहिए और क्यों चाहिए, ये साफ साफ इस फेरबदल के, इस बदलाव में साफ दिख रहा है। वो तो पहले भी थी। और नहीं, देख लीजिए, होता था। मैं जब कोalition की सरकारें होती, अरे नहीं, मैं 14 की बात कर रहा हूं, 19 की बात कर रहा हूं भाई। तब किसने रोका था? तब भी तो प्रधानमंत्री ने खुद बनाया था अपना मंत्रिमंडल। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल आपने सही कहा है। लेकिन आपने देखा होगा कि इस बार जो प्रतिनिधित्व है, उन लोगों का प्रतिनिधित्व इस मंत्रिमंडल में हुआ है जिनके बारे में पब्लिक स्पेस में हम कभी जिक्र तक नहीं करते थे, हम जानते नहीं थे, हम उनसे पूरी तरह अनजान थे। और प्रधानमंत्री ने कोई ऐसे ही नहीं उठा करके रख दिया। जातीय समीकरण इसका नहीं उपसंहार बना है और निर्णय का आधार बना है। उस व्यक्ति की काबिलियत क्या रही है, वो व्यक्ति काबिल है, इस लायक है। नहीं, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा होमवर्क रहा है। और चुनावी राजनीति में है तो ये कहना थोड़ा सा ये नहीं, हम ये नहीं कहेंगे कि प्रधानमंत्री ने 2022 को ध्यान में नहीं रखा होगा, 2024 को ध्यान में नहीं रखा होगा। लेकिन सुन लीजिए, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। मुझे लगता है कि गवर्नेंस और प्रतिनिधित्व दोनों ही चीजें इस बदलाव के मूल में है। और प्रतिनिधित्व का मतलब है कि जब आप लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर प्रतिनिधित्व की बात करते हैं तो सामाजिक प्रतिनिधित्व होता है, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व होता है, भाषाई प्रतिनिधित्व, हर प्रकार के प्रतिनिधित्व को आपको देखना पड़ेगा। इसलिए यह कहना कि ये उत्तर प्रदेश को ध्यान में रख करके किया गया है, तो पंजाब के अंदर तो चुनाव है, तो पंजाब के अंदर से 3-4 और आने चाहिए। नहीं, पंजाब में तो स्कोप नहीं है ना, पंजाब में तो प्लेयर ही नहीं है बीजेपी। पंजाब में तो बंटाधार है पहले से ही, पता है कुछ नहीं मिल रहा है वहां पे। ऐसा है पंजाब में। देखिएगा, इस बार बहुत चीजें बदलेंगी, वहां की फिजा बदलेंगी। कांग्रेस पहले अपना घर तो संभाल ले वहां। कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी में रहेंगे नहीं रहेंगे इसका तय है क्या? वो अलग पार्टी नहीं बनाएंगे, इसकी क्या गारंटी? नहीं, वो ठीक है, वो सही है, लेकिन बीजेपी वहां पर प्लेयर नहीं है। इस पर मुझे लगता है कि कोई डिबेट ही नहीं है। आलोक शर्मा, राजीव जेटली और संगीत रागी तो कह रहे हैं ये जिताऊ एक टीम बना ली है प्रधानमंत्री ने, जो 2022 भी जिताएगी और 24 भी जिताएगी। देखिए, इनको सबसे पहले तो मैं जो नई मंत्रिमंडल आया उसको बधाई देना चाहूंगा। वो देश का मंत्रिमंडल है और वो अच्छे से काम करे, देश की तरक्की के लिए काम करे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो अपने अपने मंत्रालय की समस्याओं को समझें कि आज देश किस दौर से गुजर रहा है और उन समस्याओं को कैसे सुलझाया जा सकता है। बिल्कुल ठीक बात है, रागी जी की बात से ही शुरू करते हैं। अनजान लोग हैं, जो जानकार लोग थे वो तो सारे फ्यूज बम निकले, तो वो लगता है पटाखे फ्यूज थे, उनका तो सबको पता चल गया। अब अनजान है जनता, फिर थोड़े दिन गुमराह रहेगी। और बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ऐसे ही फ्यूज निकाल के लेकर आए हैं। देखो, कहावत थी ना, सारे के सारे घर के बदल डालूंगा, सारे नवरत्न बदल दिए, सारे फेल हो गए इनके। अब बात आती है कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? दिक्कत यह है कि वो उत्तर देने दीजिएगा। दिक्कत यह है कि इंजन में खराबी थी, डब्बे बदल दिए। जो मंत्री अपने पीएस नहीं रख सकते, ज्वाइंट सेक्रेटरी नहीं रख सकते, अपने मंत्री की योजनाएं नहीं मंत्रालय की बना सकते, अपने यहाँ पर कैसे वित्तीय प्रबंधन होगा, कैसे नीति बनेगी, कुछ नहीं कर सकते। कुछ मंत्री तो कोरोना काल में एक डब्बा मेरे पास ही रखा, माना चाहिए, वो लूडो वाला, याद होगा ना आपको? ये वो उनका है, हर्षवर्धन साहब का। ये एक बीजेपी वाला दे गया मुझे,
अब वो कह रहा था भाई साहब वापस भिजवा दीजिए उनको, फिर हर्षवर्धन जी को जरूरत पड़ेगी। हालत ये है कि आप मंत्रियों को काम नहीं करने देते हैं, आप पूरा का पूरा कंट्रोल आप पीएमओ से रखते हैं। पिछले 40 साल का सबसे बड़ा मंत्रालय है ये, जो कहते थे मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, जीरो गवर्नेंस हुई। आज दिक्कत यह है कि आप समस्या को समझ ही नहीं रहे। आप बताइए कि क्या इस मंत्रिमंडल को बदलने से कल से पेट्रोल के दाम कम हो जाएंगे? क्या बेरोजगारी दूर हो जाएगी? तो क्या क्राइटेरिया रहा फिर? क्राइटेरिया क्या रहा आपके हिसाब से? क्या क्राइटेरिया, क्या सोचकर पीएम ने ये टीम बनाई है फिर? देखिए अभी तो हम भी थोड़ा कंफ्यूज हैं। जो ट्रोल मंत्री भी बदल दिए, जो राहुल गांधी को गालियां देते थे वो भी बदल दिए, जिनका और कोई काम नहीं था। और एक वो जो मंत्री थे ना, उनके माली मिले थे मुझे, वो कह रहे थे मोदी जी मंत्री तो बनाते हैं पर ये खुरपी दे देते हैं हाथ में, ये वाली कि भाई यह मंत्रालय है। अब आलोक जी बड़ी तैयारी के साथ आए हैं आज, क्या खुरपी लेके आए हैं बताइए? खुरपी अब आप जो है ना, आप मंत्रिमंडल को छोड़ दीजिए, मंत्रिमंडल तो पीएमओ चला लेगा, आप घास छीलिए जरा इस खुरपी से, तो पूरा मंत्रिमंडल जो है घास छील रहा है। एक बार आलोक जी को फुल स्क्रीन लाइए, आलोक शर्मा को। देखिए मुझे लगता है ये खुरपी जो है ना, ये एक माली थे जो धर्मेंद्र प्रधान जी के यहाँ काम कर रहे होंगे शायद, मुझे पक्का तो नहीं पता। वो कह रहे थे पेट्रोल के दाम इसलिए नहीं बढ़े कि मोदी जी हर मंत्री को एक खुरपी दे देते हैं कि बाबू तू काम वाम मत करना, तेरे वहां बंगले में घास है, उस घास को छीलते रहना बस। तो मुझे लगता है यूनियन जो मिनिस्ट्री होती है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पे चलती है। अब मंत्रियों को अपने पीएमओ के चुंगल से बाहर आना पड़ेगा, अपने मंत्रालयों की। आलोक शर्मा अपने एक मिनट, मैं अंतिम बात कह लेता हूं। मुझे नहीं लगता हर्षवर्धन जी के जाने से कहीं टीकों की कमी पूरी हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि अब जो है वो चीन हमारी भूमि से बाहर चला जाएगा। सदानंद गौड़ा के जाने से खाद के दाम कम हो जाएंगे, और अहंकार शिरोमणि रविशंकर प्रसाद जी के जाने से प्रधानमंत्री और देश की जो छवि विश्व में गिरी है वो वापस आ जाएगी। मुझे लगता है लेबर मिनिस्टर जो कांड करके जाना था वो करके चले गए। आप कह रहे हैं कि आप भी अभी कंफ्यूज्ड हैं, आपकी पार्टी समझ नहीं पा रही है जो मंत्रिमंडल में इतना लंबा चौड़ा बदलाव किया गया है, क्यों किया गया है, इसका क्राइटेरिया क्या है, सर्जरी जो की गई है ये क्यों की गई है? अरे सुनिए तो सही, मेरा सवाल तो सुनिए। आप कह रहे हैं आपको भी समझ में नहीं आ रहा, आप कंफ्यूज्ड हैं। आलोक जी ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज्ड ही रह जाएं। और जो छवि बदलने की कवायद थी ना छवि बदलने की, सरकार उसमें कामयाब भी हो गई। जिन मंत्रियों से लोगों की नाराजगी थी, सरकार की नाराजगी थी कोरोना की दूसरी लहर में, ऐसा ना हो कि फील गुड फैक्टर आ जाए, क्योंकि कोरोना तो गया लगता है। अब ऐसा ना हो कि एकदम से आप कंफ्यूज ही रह जाए। देखिए मुझे लगता है मैंने कंफ्यूजन का एक बिंदु पर कहा, मैंने कंफ्यूजन की पॉइंट पे कहा कि रविशंकर प्रसाद जैसे लोग, तमाम लोग ऐसे थे जो केवल राहुल गांधी जी को गाली देना ही और ट्विटर पे उल्टा पुल्टा लिखना ही मंत्रालय का काम समझते थे। वहां हमें कंफ्यूजन जरूर हुआ है, मैं दोबारा स्वीकार करता हूं। बाकी कहीं कंफ्यूजन नहीं है। बाकी सबके तो मंत्रियों के इस्तीफे हम मांग ही रहे थे। क्या हर्षवर्धन जी का हमने नहीं मांगा था क्या? रणदीप सुरजेवाला जी ने 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा होगा कि ऐसे निकम्मे हेल्थ मिनिस्टर को हटा देना। सिर्फ इस्तीफों की बात नहीं है ना, टोटल 43, टोटल 43 आपको वजह समझ में आ रही है? क्या किया है प्रधानमंत्री ने? ये मैं बता रहा हूं मानक जी। देखिए कुछ मंत्री तो कंफ्यूजन एक जगह और भी है। कुछ मंत्री ऐसे थे जो केवल हिंदू मुस्लिम करते थे, उनको भी हटा दिया। पता नहीं क्यों हटा दिया, क्योंकि वोट तो वहीं से आनी थी। कुछ मंत्री जरूर ऐसे हटे हैं जो एक्टिंग नहीं कर पाते थे और पाकिस्तान को कोसते नहीं थे, पानी पी के, गालियां नहीं देते थे गिलास पी के, वो हट गए। वो ठीक है, वो तो समझ आता है कि भाई वो उनका काम ही मोदी जी ने ये दिया था। अब हम केवल ये जानना चाहते हैं कि जो हट गए हैं मंत्री, क्या उनसे वो जो समस्याएं पहले थी वो राजीव जेटली रिस्पॉन्ड करिए, उसके बाद जा रहा हूं राजकुमार भाटी और नवल किशोर के पास कि आप किस तरह से उन समस्याओं से निपटेंगे। आज देश ये जानना चाहता है। राजीव जेटली। मानिक जी हम बड़े इंटेलिजेंट नहीं थे स्कूल में, कॉलेज में जब पढ़ते थे, नॉर्मल थे, एवरेज थे। और जब छोटे बच्चे थे तो वो टीचर बोलती थी याद करके आना है, ऐसे सुनाना है आपने, तो हम ऐसे याद करके जाते थे। और गलती से वो थर्स्टी करो याद करके ग्रीडी डॉग पूछ ले तो हम कंफ्यूज हो जाते थे, यार बोलना क्या है हमें। आज आलोक जी की वही लगभग वैसे ही हालात है। जो बात मैंने बोली इन्होंने वही रिपीट कर दी, पीछे खुरपी दिखा रहे थे। ये बात तो मैं पहले कोट कर चुका था, इनको थोड़ा वेरिएशन लेके आना चाहिए था, बात को बदल देना चाहिए था, वो बदल नहीं पाए बात को। तो आज कहां पे चुनौती कहां है? ये कंफ्यूज हो चुके हैं। वो कंफ्यूजन देखिए इस बात को लेके है जो मैंने सबसे पहले कहा कि अब मंत्रिमंडल में जब मंत्री बैठता है, जब अपने मंत्रालय में मंत्री बैठता है तो चुनौती और चैलेंज के साथ बैठता है। पहले ठंडी सांस लेता था, ये तो बात मैंने पहले एक्सेप्ट कर दी इस बात को। अब दूसरी बात, वो जो ओपेक के बड़े बड़े देश है ना, उस ओपेक में जो बड़े बड़े देश हैं, उन देशों के जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है ना, वो भी खुरपी लेके बैठते हैं। आपको मालूम है 3 दिन से मीटिंग चल रही है उनकी।
कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, इसको कैसे हम कम करें। वो भी खुरपी लेके बैठे हुए, वो भी अपना काम खुरपी से कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने जो काम करके दिखाए, अब सुनिए, जो देश के प्रधानमंत्री ने, सुनिए, बीच में नहीं, पहले आपको मौका दिया ना उन्होंने, आपको मौका दिया था ऐसे सुनाने का, आपने दूसरा सुना दिया। अब सुनिए मेरी बात, मैंने आपसे कहा कि क्या होता है, अपेक्षाओं पे मंत्रिमंडल खरा नहीं उतरा, ये दिखा रहे हैं बात को। मैं आपको मैं जब सुन रहा था, स्माइल दे रहा था, आप भी चलिए बोलिए। मुद्दा यहाँ पर ये नहीं है, मुद्दा यहाँ पर ये है, इतना खूबसूरत मंत्रिमंडल, जिस मंत्रिमंडल के अंदर टेक्नोक्रेट, बड़े-बड़े आईएएस ऑफिसर, एमटेक, आईआईटी से, आईआईएम से, दुनिया भर के अंदर जो अपनी प्रतिभा दिखा चुके हैं, वो आज अपनी प्रतिभा मंत्रिमंडल में बैठ करके दिखाने वाले। ये वो नहीं है कि तेरा कितना हिसाब बनता है, बताइए तुम्हारा कितना हिसाब बनता है। मतलब छवि बदलनी थी ना राजीव जेटली, वही तो मैं पूछ रहा हूं कि छवि इतनी खराब हो गई थी कोरोना की दूसरी लहर के बाद, छवि इतनी खराब हो गई थी राजीव जेटली के वो बदलने के लिए इतने सारे बदलाव करने पड़े, और अब आप कह रहे हैं देखिए क्या खूबसूरत सरकार, मंत्रालय, बेहतर से बेहतर और बेहतर। राजकुमार भाटी, आप क्या समझते हैं हम क्या यहां रुक गए हैं? और बेहतर, इससे भी बेहतर होगा। ओके, करते ही चले जाएंगे। राजकुमार भाटी, आपको क्या समझ में आ रहा है? यूपी से इतने सारे जो मंत्री बनाए गए हैं, नए नए चेहरे, क्या यूपी चुनाव को देखते हुए ये बदलाव किए गए हैं? राजकुमार भाटी, देखिए, एक तो माननीय मोदी जी को मंत्रिमंडल में फेरबदल की जरूरत नहीं है, उन्हें अपनी नीतियों और कार्यक्रमों में फेरबदल की जरूरत है। आपने देश का भट्टा बैठा दिया, देश में बेरोजगारी उच्च स्तर पर है, महंगाई उच्च स्तर पर है, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है, देश की हालत खराब है। अब ये जो दो रफूगर बैठे हैं माननीय मोदी जी के, जब 14 मंत्री जो हटाए गए हैं, जब ये बनाए गए थे तो मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक था, बहुत योग्य लोगों को वो ढूंढ के लाए थे। अब वो हटाए गए हैं तो मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है। ये प्रताप सारंगी जो हटाए गए हैं, जब ये बनाए गए थे तो वाह वाह वाह, क्या कैसे साधारण व्यक्ति को ढूंढ के लाए हैं। अब वो साधारण आदमी हटा दिए। जो आदमी खड़ा होकर नारे लगवा रहा था कि देश के दलालों, देश के गद्दारों को गोली मारो, उस आदमी का प्रमोशन कर दिया गया। और जिन लोगों, देखिए, मोदी जी के मंत्रिमंडल में मंत्री का कोई अर्थ तो होता नहीं है। जब वित्त मंत्री को बिना बताए नोटबंदी कर दी जाती है, जब कृषि मंत्री को बिना बताए कृषि कानून आ जाते हैं, जब विदेश मंत्री को विदेश जाने तक का मौका नहीं मिलता, जो करते हैं नौकरशाह करते हैं। मोदी जी के मंत्रिमंडल में कोई हैसियत तो मंत्रियों की होती नहीं है। हाँ, इन्हें थोड़े आवास अच्छे मिल जाएंगे दिल्ली में, और इन्हें घूमने फिरने का खर्चा मिल जाएगा, और ये जो इन्हें स्टाफ मिल जाएगा, बस ये थोड़े दिन मौज ले लेंगे। इसका अर्थ ये है केवल। जहां तक आपने उत्तर प्रदेश का सवाल किया, एक बात को बहुत तेजी से उठाया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि पिछड़े वर्गों पर खास ध्यान दिया गया है। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती में केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी है कि 5,800 ओबीसी को नौकरी से वंचित किया गया षड्यंत्र पूर्वक, और उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग ने उसमें मोहर लगाई है। पिछड़ों के हक तो आप मारेंगे, उन्हें नौकरी से बाहर करेंगे, उन्हें अपमानित करेंगे, उन्हें, लेकिन आप एक दो लासेबाजी की राजनीति है ये कि एक दो चमचों को पकड़ के उन्हें मंत्री पद दे दो, लाल बत्ती दे दो, इससे पूरा समाज प्रसन्न नहीं हो जाएगा। पिछड़ों की जितनी हकमारी भारतीय जनता पार्टी में। राजकुमार भाटी, आपकी बातों से देखिए मुझे भी वही लग रहा है जो आलोक जी कह रहे थे। आप कमियां गिना रहे हैं, बिल्कुल गिनाइए, सरकार के दोहरे मापदंड बिल्कुल गिनाइए, लेकिन आपकी बातों से ऐसा लग रहा है, एक सेकंड भाटी साहब, एक सेकंड, आप, मुझे लग रहा है आप भी समझ नहीं पा रहे हैं कि इस सर्जरी के पीछे सरकार का माइंडसेट क्या था, प्लानिंग क्या थी, स्ट्रेटेजी क्या थी। मानक जी अच्छाई तो राजीव जेटली भी नहीं बता पाए, आप तो मुझसे नहीं, अच्छाई नहीं, स्ट्रेटेजी। ना, एक सेकंड, अरे नहीं, जलेबी की तरह अच्छाई की बात नहीं कर रहा हूं मैं अच्छा बुरा कह ही नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं उनकी रणनीति आप समझ पा रहे हैं क्या किया है उन्होंने। ये देखिए, गांव में कहावत है, काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, काठ की हांडी का हांडा फूट चुका है, लोग इनकी असलियत जान चुके हैं। जो मोदी जी कहते थे कि मैं आ जाऊंगा तो 35 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा, वो मोदी जी लगातार पेट्रोल की कीमतें बढ़ाए जा रहे हैं, और ये अंतरराष्ट्रीय कीमतों की वजह से नहीं बढ़ रही है, ये मोदी जी की गलत नीतियों की वजह से बढ़ रही है। अच्छा, आज आए ओवैसी जी, मैं कह रहा हूं भाटी साहब इस पे भी बोल दीजिएगा, ओवैसी जी आए थे आज आपके लखनऊ में, राजभर जी से मिलके, और पता नहीं क्या क्या बोल के गए हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, मतलब सर्कस का जोकर और पता नहीं क्या क्या, बहुत कुछ बोल के गए हैं आज वो ओवैसी मानक जी। देश में लोकतंत्र है, हमारा संविधान अनुमति देता, आप भी आइए, आपका भी स्वागत है उत्तर प्रदेश में, कोई आए, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि बीजेपी की ज्यादतियों के खिलाफ केवल समाजवादी पार्टी सड़क पर है। समाजवादी पार्टी ने जो पंचायत चुनाव में
शानदार प्रदर्शन किया है सदस्यों के चुनाव में, उससे लोगों को पता चल गया है कि समाजवादी पार्टी ही बीजेपी को हराएगी। लोग भ्रमित होने वाले नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं ये जो नए चेहरे यूपी से शामिल किए गए हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला? कौशल किशोर, मोहनलालगंज से बीएल वर्मा, एसपी सिंह बघेल, अजय मिश्र, अनुप्रिया पटेल, भानु प्रताप वर्मा, पंकज चौधरी, ये जो नए चेहरे यूपी से आए हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला यूपी चुनाव में? ये कौशल किशोर उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे थे, योगी जी के खिलाफ। ऑक्सीजन नहीं मिल पाई थी उनके भाई को, उनके भाई ऑक्सीजन के अभाव में अस्पताल में मर गए। ये वही कौशल किशोर है। यूपी में मैसेज गया है कि जो असंतुष्ट थे और योगी विरोधी थे, क्योंकि योगी जी ने मोदी जी के भेजे हुए आदमी को मंत्री नहीं बनाया उत्तर प्रदेश में, तो मोदी जी ने कहा तुम्हें तुम्हारा सबक सिखाने के लिए तुम्हारे विरोधियों को मंत्री बनाऊंगा। अनुप्रिया पटेल योगी जी से नाराज होकर मंत्रिमंडल छोड़ के गई थी, क्योंकि योगी जी वो जो इन्होंने सामाजिक आरक्षण को बांटने की योजना थी उसे पूरा नहीं कर रहे थे। तो ये जो पर अब तो मना लिया ना, अब तो मना लिया, अनुप्रिया पटेल को भी मना लिया, कौशल किशोर को भी मना लिया, अब आपके पास क्या मुद्दा रह गया? योगी जी से संतुष्ट नहीं है वो। अब तो मोदी और योगी। संगीत रागी रिस्पॉन्ड करिएगा, उसके बाद नवल किशोर आ रहा हूं। संगीत रागी रिस्पॉन्ड करिए। देखिए मानक जी, सब कोई अपनी अपनी व्याख्या के लिए स्वतंत्र है, आप जैसे व्याख्या कर सकते हैं कर लीजिए, लेकिन भाटी जी से मैं बिल्कुल असहमत होऊंगा कि उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। ये उम्मीद ही क्यों यदि आप गलतफहमी में हैं, क्योंकि मुस्लिमों का वोट आपके साथ जो एक मुश्त जाया करता था और अपर कास्ट का भी एक वोट जो था वो एक मुश्त, जब कई एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके साथ जाता था, वो आज के दिन में पूरी तरह से समाजवादी पार्टी, न तो वो समाजवादी पार्टी के साथ है और न बीएसपी के साथ है। इसलिए आपका जीतना सुनिश्चित हो ऐसा कहना बहुत मुश्किल है, नहीं होगा। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी जो है, आप एक राजनीतिक शास्त्र के प्रोफेसर हैं, आपको हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नजर नहीं आता है? सर मुझे बोलने तो मैं प्रोफेसर हैं, आपके प्रोफेसर, आप प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस के हैं, आपको उत्तर प्रदेश में केवल हिंदू मुसलमान नजर आता? मैंने हिंदू मुसलमान कहा? गंगा के अरे भाई आपके अलावा किसी ने नहीं कहा। अरे सर एक सेकंड, हिंदू मुसलमान शब्द का इस्तेमाल किसी ने नहीं किया, आपके अलावा किसी ने नहीं किया हो तो बता दीजिए मुझे। संगीत रागी रिस्पॉन्ड करिए। हाँ रिस्पॉन्ड करिए। क्योंकि आपका डीएनए में आरएसएस है और आरएसएस को हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं दिखता है। आज एक प्रवक्ता बोल रहे थे हिंदू मंत्रिमंडल है, एक प्रवक्ता ये भी कह रहे थे बीजेपी के, मतलब इनको मंत्रिमंडल भी हिंदू और मुसलमान नजर आता है। ओके संगीत रागी रिस्पॉन्ड करेंगे। संगीत रागी बोलिए, बोलिए संगीत रागी। ओके आलोक शर्मा आपने आरोप लगा दिया, आलोक शर्मा आपने आरोप लगा दिया, राजकुमार भाटी ने आरोप लगा दिया, संगीत रागी जवाब दे रहे हैं। बोलिए संगीत। मैं आपके डिबेट में इसलिए आता हूं ताकि आप बोलने की स्वतंत्रता देते हैं। बिल्कुल बोलिए। कोई बोले वो बहुत बोलिए। ठीक है। दूसरी बात मुझे लगता है कि आप मुझे बोलने का मौका देंगे और बीच में यदि कोई डिस्टर्ब करेगा तो कोई नहीं बोलेगा, सबकी आवाज बंद रखूंगा मैं। बोलिए। दूसरी बात, चूंकि अब आरोप लगा दिया है तो मैं बोलना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल की राजनीति में जो सबसे कट्टरतावाद का प्रतीक था उसके साथ कांग्रेस पार्टी गई। जब स्वर्गीय राजीव गांधी नॉर्थ ईस्ट में प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि जब हम जीतेंगे तो बाइबिल के अनुसार यहाँ पर शासन चलाएंगे। कांग्रेस पार्टी सुन लीजिए आप इस तरह से टीवी चैनल पर चलवाएंगे, गलत चीज है। आप केवल धार्मिक कट्टरता को परोसना चाहेंगे यहाँ पर टीवी चैनल पर। देश का मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उस पर एक शब्द नहीं बोल सकते। अरे बताइए ना कौन से मंत्रिमंडल को क्यों हटाया गया? बीच में कहते हैं नहीं, आप हिंदू मुसलमान केवल करने के लिए यहाँ पर आते हैं, तो हमको ये नहीं होगा, हम जीत नहीं पाएंगे। आर्क बिशप के थ्रू आप चर्च में लेटर भिजवाते हैं कि जितने क्रिश्चियंस हैं किसी ने लेटर नहीं भिजवाया चर्च में, मतदान करें। किसी ने चर्च में लेटर नहीं भिजवाया, लेकिन गोली मारो सालों को जो कहते हैं वो मंत्रिमंडल में। वो ज्योति निरंजन ने क्या कहा था? रामजादे और हरामजादे शब्द इस्तेमाल करने वाले लोग हैं आप लोग। चुप रहिए आप लोग, ये हिंदू मुसलमान करना बंद कीजिए। आप सुनना चाहते हो तो सुन लो। हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, हमें उनका वोट नहीं चाहिए। वो सब मंत्रिमंडल में बैठ गए जाकर, देश का बच्चा बैठा दिया, कभी आरएसएस के प्रचारक, कभी आरएसएस के विचारक, कभी प्रोफेसर बहरूपिये बैठ जाते टीवी चैनल पर। बहरूपिये हैं आप लोग, रूप बदल कर आप देश को हिंदू मुसलमान के एक सेकंड रुकिएगा। संगीत रागी एक सेकंड, आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाए, आपको रिस्पॉन्ड करने का मौका दूंगा। एक सेकंड, मैं नवल किशोर के पास जा रहा हूं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं नवल किशोर।
नवल किशोर, बिहार में हालांकि बीजेपी के जो सहयोगी हैं नाराज बताए जाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है बीजेपी ने, प्रधानमंत्री ने उन सहयोगियों को भी मना लिया है। पशुपति पारस मंत्री बन गए, जेडीयू से भी मंत्री बन गए। ऐसा लगता है वही बात कि प्रधानमंत्री ने सहयोगियों को भी मना लिया जो नाराज थे, चुनावी राज्यों को भी साध लिया और चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। आपको क्या दिखाई देता है? देखिए, ये बात जो आप कह रहे हैं वो तो पूरे बिहार को मालूम था कि जेडीयू को 1 सीट मिलेगा और पारस जो, देखिए आपने ठीक बोला कि भाजपा नहीं, प्रधानमंत्री जो चाहते हैं वो करते हैं। प्रधानमंत्री जदयू को जो चाहते थे उन्होंने किया। प्रधानमंत्री चाहते थे कि लोजपा टूटे और वो तोड़ने वाले को मंत्री बना दे। तो ये कौन नहीं जानता है? हमें लगता है केवल रागी जी को नहीं मालूम है, अन्यथा पूरे बिहार को मालूम है कि अगर कोई बनेगा जेडीयू से तो उसमें एक आरसीपी होंगे और लोजपा से पारस होंगे। ये पूरा बिहार जानता था। हाँ। और वहां के पेपर में भरे हुए थे। नंबर 1। नंबर 2, आप जो बात कह रहे थे मानक जी, एक तो आपने बहुत देर के बाद मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मौका तो दिया आपने, लेकिन 40 मिनट इंतजार करने के बाद मौका देते तो बहुत अच्छा लगता है। मेरे कॉलेज से आप पढ़े हुए हैं, मैं आपका सम्मान उसके कारण भी करता हूं, इसलिए आपके डिबेट में आता हूं। लेकिन जो आप शुरुआती दौर में कह रहे थे कि इतने पिछड़ों को दिया, इतने एससी को दिया, एसटी को, सारा ब्रेक करके दे रहे थे, लेकिन आप ये बताना भूल गए कि इस देश में पिछड़ों, दलितों और जनजाति की जो संख्या है 85% है। क्या कैबिनेट में, क्या मंत्रालय में मोदी सरकार कभी 80% तो क्या कभी 40% भी दे पाएगी? ये मानसिकता है उसमें? नहीं है। इसलिए आप इन बातों को जब आप कहते हैं तो उनके करनो जो काम वो करते हैं उस पर एक बहुत बड़ा स्लैप है, थप्पड़ है, क्योंकि वो हमेशा गरीबों, दलितों के विरोधी हैं। अगर किसी को बदलना चाहिए था इस मंत्रिमंडल में तो उसका मुखिया बदलना चाहिए था, क्योंकि जब कोरोना का पहला लहर आया तो ताली, थाली और घंटी के साथ खड़ा था, और दूसरा लहर के पहले कोई तैयारी नहीं की तो लोग दवाई के कारण, ऑक्सीजन के कारण मारे गए, और जो लाशें थी वो नदियों में बह रही थी, यूपी और बिहार में, जहां पर दोनों जगह भाजपा करी है। ये तमाम बातों को अगर आप ध्यान में रखिएगा तो ये जो बनावटी फेरबदल है ना, आप कहते हैं कि बहुत बड़ा विस्तार किया है, इतने मंत्रालय को रोक कर रखा 2 साल तक, कोई मंत्री नहीं दिया, ये तो नेता के फेलियर है, मंत्रिमंडल के मुखिया का फेलियर है, प्रधानमंत्री का फेलियर है कि 2 साल में उनको इतने लोग नहीं मिले कि मंत्री बना पाए, नंबर 1, और जो मिले उसमें से 12 को रिजाइन करवा दिया, नाकाम साबित करके। ये मुखिया का, मंत्रिमंडल के मुखिया का महिमा मंडन हमें लगता है कि मीडिया को भी बंद करना चाहिए और आकलन करना चाहिए। आकलन सीधे से होना चाहिए कि मंत्री और प्रधानमंत्री ने जो काम किए हैं वो किस हद तक सही किए हैं। पिछले 2 साल में नहीं, 7 साल में आप देखेंगे तो बिहार ज्यादा गरीब हुआ है, ज्यादा बेरोजगार हुआ है, अर्थव्यवस्था समाप्त हुआ है, किसान 6 महीने से बैठा हुआ है, उसका समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। ये इस मंत्रिमंडल के मुखिया का ये है। ऑलराइट, तो आपका एक पॉइंट ये हो गया नवल किशोर। आपका 5 सेकंड बहुत देर के बाद आपने दिया। आप कहते हैं कि इस मंत्रिमंडल के कायाकल्प से यूपी जीत जाएंगे। इसके पहले जो किया था उन्होंने, उसमें आप देखा कि दिल्ली में क्या हुआ, बंगाल में अभी हाल में क्या हुआ, पूरे साउथ में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ। ये कौन नहीं जानता है कि यह प्रधानमंत्री केवल इलेक्टोरल बैटल के लिए नियुक्त किए गए हैं और इनको मान्यता मिली है संघ से कि केवल चुनाव जितवाओ, यही तुम्हारा काम है। भारत का विकास तो कोई आकर करेगा, जो आने बाद में आएगा वो करेगा। ओके, नहीं देखिए नवल किशोर, इसीलिए मतलब आप ईमानदारी से आप ये मान रहे हैं ना कि ये जो फेरबदल इतना बड़ा किया गया, सरकार की सर्जरी, ये चुनाव को देखते हुए की गई है, चुनावों के लिए की गई है, ये तो आप मान रहे हैं ना? आप कह रहे हैं, ये इसलिए हम नहीं मान रहे हैं कि यूपी की जो चुनाव होगी वो योगी का असेसमेंट होगा, मोदी जी का जो पॉलिसी है उसका असेसमेंट होगा। मंत्रिमंडल कौन जानता है? आप यूपी का सर्वे करवा लीजिए कि ये जो 7 मंत्री वहां के बने हैं उनको कितने लोग जानते हैं और उनका क्या योगदान है यूपी के विकास में, तब तो आप कहेंगे कि उनका इंपैक्ट होगा। मंत्रिमंडल लाके और आप कहेंगे कि वहां का विकास हो जाएगा, ये तो हमें नहीं लगता है। समझ गया, मैं समझ गया। अध्ययन ये बात करें। ओके, राजीव जेटली जवाब दीजिए। राजीव जेटली, नवल किशोर कह रहे हैं कुछ भी कर लीजिए, यूपी में तो आपकी योगी सरकार की परीक्षा होगी, केंद्र में मंत्री कितने भी बना लीजिए, कितनी भी छवि सुधार लीजिए केंद्र सरकार की, कोई फायदा नहीं होने वाला चुनाव में आपको। हर चुनाव से पहले ऐसी डिबेट होती है और यही बात सुनते हैं, हर चुनाव के बाद रिजल्ट आता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। देखिए अभी मैं सभी जितने भी पैनल पे बैठे हैं लोग, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से बैठे हैं,
सभी राजनीतिक पार्टियों से बोलूंगा, इसी अगर किसको 2-10 सेकंड और दे दीजिए, एक भी ऐसी योजना बता दीजिए, एक भी ऐसा काम बता दीजिए जो मोदी सरकार में हमने किया और हमसे बेहतर किसी भी सरकार ने करके दिखाया। और एक भी योजना, एक भी काम, चाहे सड़कों पे बात कीजिए, कृषि पे बात कीजिए, सामाजिक उत्थान पे बात कीजिए, बिजली पे बात कीजिए, किसी भी चीज पर बात कीजिए, एक भी एक। अरे सुनिए यार, अरे शोर मत मचाइए। आपको 40 मिनट के बाद बोलने का मौका मिला, इसका कसूरवार मैं नहीं, इसका कसूरवार मैं नहीं हूँ, इसलिए मुझे मत मुझे अपनी बात तो रखने दीजिए। नहीं, मुझे अपनी बात तो रखने दीजिए। कोई दर्शक समझ नहीं पाएगा, दर्शक समझ नहीं पाएगा। आप आराम से बोलेंगे, हाँ बोलिए राजीव, बोलिए, आराम से बोलेंगे तो बोलिए राजीव, बोलिए राजीव। नवल जी, आप आराम से बोलेंगे तो भी आपकी आवाज अंदर जाएगी, दीवारों के अंदर सलाखों को तोड़ती हुई अंदर पहुंचेगी और लालू जी सुन लेंगे। आप आराम से बोलेंगे तो भी पहुंचेगी आपकी आवाज। मैं केवल एक ही बात कह रहा हूं, मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं, सुनिए। आप बताइए, अरे मैं जवाब दे रहा हूं मेरे भाई, आप बताइए। सुन लेंगे लालू जी आपकी बात, जेल में बैठ के आपकी आवाज सुन रहे होंगे। ओके, मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए, राजीव जेटली मुद्दे पे आइए, राजीव जेटली मुद्दे पे आइए। हाँ, मैं मुद्दे पे ही आ रहा हूं, मैं ये बीच में बोल रहे हाँ बोलिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि दुनिया के अंदर जिन बातों को रिकॉग्नाइज किया गया, देश के प्रधानमंत्री की दुनिया में ख्याति बढ़ी, अब तो अमेरिकन प्रेसिडेंट को भी पीछे। कोरोना काल में नहीं बढ़ी राजीव जेटली, क्या बात कर रहे हैं? कोरोना की दूसरी लहर में हमारी ख्याति बढ़ी या बदनामी हुई, आपको भी पता है। मानक जी, कोरोना काल की बात बता रहा हूं। मानक जी, एक सेकंड बीच में मैं आपको कोरोना काल की बात बताऊं, कितने बुरे हालात दुनिया में रहे। अमेरिका में मेयर जितने हैं ना, मेयर अपना पद छोड़ रहे हैं कि हमें राजनीति नहीं करनी है, इतनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। और वहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कह रही है, भारत के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से काम करके दिखाया, उस काम को हर विकसित देश को देखना चाहिए, उसी को फॉलो करना चाहिए। और विकसित देश ने विकासशील देशों को भी बोला कि आपको भी इसी फार्मूले पे आगे चलना चाहिए। आप बताइए, 4-5 लोग हमारी राजनीतिक पार्टियां, हमारी देश की जो कहीं नजर नहीं आती है, कोरोना काल में भी केवल ट्वीट करती नजर आती है, अपने घरों में बैठी होती है, वो हमें केवल टीवी पे इस बात को कहते हुए नजर। संगीत रागी को लाइए जरा, संगीत रागी की बात पूरी नहीं हुई थी। ओके, मैं समझ गया, संगीत रागी को लाइए। संगीत रागी रिस्पॉन्ड करिए। संगीत रागी, हाँ, आप जो कह रहे थे हिंदू मुस्लिम, आलोक शर्मा, राजकुमार भाटी को आपत्ति है, क्या यही आपको लग रहा है? यही, क्योंकि उनका आरोप एक तरह से आप पर नहीं है, उनका आरोप संघ पर और बीजेपी पर है कि चुनाव भी आप हिंदू मुस्लिम पर कराना चाहते हैं। देखिए मानक जी, मैंने यही कहा, इस देश में चुनाव जो है वो जाति के आधार पर होते हैं, जातियों के आधार पर कैंडिडेट तय किए जाते हैं। जाति के विमर्श को पहली बार किसी ने यदि पाटा और उसके इतर राजनीति में प्रयोग किया तो वो नरेंद्र मोदी ही थे, जिन्होंने डेवलपमेंट को एजेंडा पे ले आया। दूसरी बात, लोग कह रहे हैं कि भाई पूरा का पूरा फेल हो गया, इसलिए कैबिनेट में परिवर्तन किया गया। अरे आपके यहाँ तो एक कांग्रेस के युवराज 21 बार फेल कर गए, पूरा गांधी परिवार अभी तक तय ही नहीं कर पाया है कि माँ के पास बेटा के पास जाएगा, बेटा के पास बेटी के पास जाएगी, सत्ता किसके पास जाएगा, आज तक इसके बारे में पता ही नहीं लगा है। तो आपके पास उसका पास कोई विकल्प ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास किसी भी, कई बार होता क्या है कि विनिंग कॉम्बिनेशन यदि जीत भी जाता है तब भी प्लेयर को आराम दिया जाता है कि जरा। वेंकैया नायडू जो थे वो तो मंत्री थे, लेकिन उनको संगठन में काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, उन्होंने अपनी इच्छा भी व्यक्त की थी और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें तय भी किया था। वो बाहर आकर के उन्होंने कहा, ऐसे एक नहीं थे, प्रमोद महाजन ने भी ये तय किया था। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसी कारण से ये हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। सवाल यह है कि एक पार्टी है जो अपने लिए, कोई पार्टी आज के दिन में लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव भी देखती है, चुनाव प्रबंधन भी देखती है और उसका सुशासन भी उसका हिस्सा होता है। कांग्रेस पार्टी क्या कारण है कि ये सारे एजेंडे लेकर के जनता के बीच में जाती है? आलोक शर्मा को लाइए और वहां से पिट करके आ जाती है। आलोक शर्मा रिस्पॉन्ड करिए। आलोक शर्मा, मुझे लगता है शिवसेना हो गया, अकाली हो गया, राजभर हो गया, 14 पार्टियां पहले साथ छोड़कर चली गई इनका बीजेपी का। अब जेडीयू और निषाद और तमाम लोग जो है नाराज होकर बैठे हैं। बीजेपी को चाहिए उनकी नाराजगी भी दूर करे ताकि लोग मंत्री जो बने हैं नए वो काम कर सकें। अब मुझे लगता है कि जो उत्तर प्रदेश से तमाम सांसद मंत्री बनाए गए हैं वो सारे के सारे योगी जी के विरोधी हैं। तो योगी जी और मोदी जी की जो उत्तर प्रदेश की लड़ाई है वो पूरी तरह से सामने आ गई। अब मैं जेटली साहब से पूछना चाहता हूँ, बेरोजगारी 50 साल के हाईएस्ट, महंगाई कमर तोड़, गरीबी रेखा से नीचे 6.5 करोड़ लोग वापस चले गए। क्या ओवैसी और योगी जी की चुनौतियों से देश का मान बढ़ता है? क्या देश के प्रधानमंत्री का सम्मान क्या इन चीजों से बढ़ता है? शमशान और कब्रिस्तान के नाम पर वोट मांगने से? मेरी पुनः हमारी कांग्रेस की शुभकामनाएं हैं मंत्रियों को
काम करें, पीएमओ के चुंगल से बाहर आए। क्लोजिंग कमेंट राजीव जेटली, क्लोजिंग कमेंट। आलोक शर्मा का आरोप बड़ा साफ है, सरकार आप क्या कर रहे हैं, चला रही है, आप वही जो पहले अपनी पक्ष को समझे और बाहर आए उस 1.5 कुर्सी से। ओके, आलोक शर्मा राजकुमार भाटी का आरोप बिल्कुल साफ है और वही नवल किशोर भी कह रहे थे। राजीव जेटली, आप यूपी में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आपने ओवैसी को उतार दिया और योगी जी ओवैसी के साथ नूरा कुश्ती कर रहे हैं असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, और इसीलिए आपने ये कोशिश की है केंद्रीय मंत्रिमंडल की तस्वीर बदलकर मुद्दों से ध्यान भटका दें, फील गुड फैक्टर ले आए हैं, लेकिन चलेगा नहीं। मानक जी, कभी कभी राजनीति में बोरियत इसलिए महसूस होती है कि हमारे सामने कोई खड़ा ही नहीं होता। हम तो आग्रह करेंगे, मैं पहली बार एक प्रवक्ता के तौर पे अपनी सभी राजनीतिक पार्टियों से आग्रह करूंगा, कुछ तो ऐसा करके दिखाएं, कोई तो कमी निकालें, कोई गलती तो करें, गलती हमारी तो निकालें जिसे हम और सुधार सकें। ये तो घरों में बैठे हैं, इनका काम तो घरों से चल रहा है। तो मैं तो कह रहा हूँ, घर में बैठ के ट्वीट कर रहे हैं, घर में बैठ के गलतियां नहीं पता चली। अखिलेश जी इतनी निकम्मी सरकार है, इस सरकार को अभी तक गलतियां ही नहीं पता चली। आइए बाहर निकले, देश का भट्टा रखा दिया, हमें भी मजा आएगा। गलतियां ही नहीं पता चली। हमारे सामने कोई चुनौती तो है, कोई अरे भाई, देश का भट्टा रखा दिया। राजकुमार भाटी 20 सेकंड, राजकुमार भाटी 20 सेकंड, 20 सेकंड भाटी साहब। है सरकार। राजकुमार भाटी, राजीव भाई की बात, हमारे सामने कोई खड़ा होगा तो हम लड़ेंगे ना, जब कोई है नहीं तो लड़ाई अगर कटोरे में, एक मिनट, अगर कटोरे में दाल रखी हो तो कोई भी चुनौती दे सकता है कि कंकड़ ढूंढ के दिखाओ, और अगर कंकड़ ही रखे हो सारे तो फिर क्या ढूंढना? राजीव जी सही कह रहे, गलतियों के अलावा किया ही क्या है? कह रहे हमारी गलती तो कोई बताओ। भाटी जी, आप ही को देख रहे हैं, आपको देख के याद आता समाजवादी पार्टी अभी भी है, आलोक जी को देख के याद आता कांग्रेस अभी भी है। आप दोनों खिड़कियों पे बैठना बंद कर समाजवादी पार्टी। मेरे पास टाइम खत्म हो गया, मेरे पास टाइम खत्म हो गया, कहना चाहूंगा, टाइम मेरे पास खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया। लेकिन भाटी साहब इसीलिए बहुत बढ़िया, बहुत देसी आदमी है और गांव से जुड़े हुए हैं, इसीलिए जब ये कहावतें लाते हैं ना, ऐसी लाते हैं जो गांव में यूज होती है, मजा आ जाता है। बहुत शुक्रिया राष्ट्र की बात में आज जाने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा News 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।